रहीम लेक्चर नंबर 47 थर्सडे मार्च 27। हम लोग इतने दिनों से जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है फ्लिप और डबल फ्लिप क्लासरूम। आज इस टॉपिक में हमारी आखिरी क्लास है और ये अब तक को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये आपके करियर के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमने इस बात को जाना कि अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर फ्लिप और डबल फ्लिप मॉडल को अडॉप्ट किया जा रहा है। तो जब आप लोग बहुत जल्द जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, जहाँ पे आपको अंदाज़ा है कि आप लोग जब जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके साथ सैकड़ों दूसरे लोगों ने भी अप्लाई किया होगा। किसी ने हुसैनाबाद से पढ़ा होगा, किसी ने इकरा यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा। बेताशा हमारे पास स्टूडेंट्स आप लोग के कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। वहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है, यू नीड टू स्टैंड आउट, यू नीड टू टेल देम कि जी ऑलरेडी जो हमारे लेटेस्ट मेथोडोलॉजीज है ना, सिर्फ मैं उससे वाकिफ हूँ बल्कि उसके ऊपर एक्सपर्टीज भी रखती हूँ। कराची यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर मैं इस टॉपिक पे सवाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मैं नहीं समझता कि इस टॉपिक फ्लिप और डबल फ्लिप के बारे में सवाल आएगा। अलबत्ता मेरे पेपर के अंदर इसका लाजमन सवाल आएगा। मैं अपने लेक्चर के दौरान ही आप लोग को अपने पेपर के इंपॉर्टेंट सवाल बताता जा रहा हूँ। आप लोग के लिए बेहतर है कि आप लोग उसकी तैयारी साथ साथ करते रहें। बुनियादी तौर पे ये जो मेरे पेपर में सवाल आते हैं वो सिनेरियो बेस्ड सवाल आते हैं। सिनेरियो होता है और उस सिनेरियो को समझ के आप लोग सवाल का जवाब देना होता है। हमने बात यहाँ से शुरू की थी कि हमारे पास टीचिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं जिसको आप लोग तफसील से जनरल मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर पढ़ चुके हैं। अलबत्ता दो ऐसे मेथड थे, फ्लिप और डबल फ्लिप, जिसको अमूमन हमारे जनरल मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर टच नहीं किया जाता। इसकी वजह कुछ यूं है कि ये इन दोनों का ताल्लुक टेक्नोलॉजी से है। वैसे देखा जाए तो टेक्नोलॉजी से ताल्लुक ऑनलाइन लर्निंग का भी है और ब्लेंडेड लर्निंग का भी है। लेकिन हमारे एजुकेटर्स ने अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करते हुए, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इस्तेमाल करते हुए दो नए मेथड्स उन्होंने इन्वेंट किए जिसका नाम रखा फ्लिप और डबल फ्लिप। अगेन फ्लिप क्लासरूम ट्रेडिशनल मॉडल के अंदर टीचर क्लास में पढ़ाता है, बच्चा घर में होमवर्क करता है। फ्लिप के अंदर इसी चीज को आपने फ्लिप कर दिया, उलट कर दिया। बच्चा घर में पढ़ता है और क्लास के अंदर आके उसकी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। यहाँ पे किसी के जहन में भी कोई सवाल है तो वो मुझसे अभी पूछ ले फ्लिप और डबल फ्लिप के बारे में, वरना फिर ऐसा ना हो कि पेपर के वक्त आप लोग कंफ्यूज होते रहे। फ्लिप क्लासरूम के अंदर एक बात को हमने क्लियर किया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बच्चे को घर पे भेज दिया, जा बेटा जाके खुद ही एक्टिविटीज कर लेना या खुद ही समझ लेना। आपने उसको ऑनलाइन रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी है, जो वीडियोस भी हो सकती हैं, जो प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, जो आर्टिकल्स भी हो सकते हैं। बच्चा आपको घर पे से भी मैसेज कर सकता है कि हमें फला चीज समझ नहीं आ रही, आपने उसको ऑल्टरनेट दिया। उसने कहा अभी भी समझ नहीं आ रहा, आपने उसको नए सिरे से कोई वीडियो बना के दे दी। आपने उसके साथ 1-to-1 सेशन रख लिया जूम के ऊपर ताकि उसको गाइड कर दें। तो ये मत समझिएगा कि घर पे हमने कहा बेटा घर पे जाके पढ़ लो, तो बच्चा घर पे जाके खुद ही पढ़ रहा है। ठीक है। इसी तरीके से हम जो है बच्चे को जो है उसके अंदर इसको इंकरेज कर सकते हैं कि वो कोई वीडियो या कोई ऑनलाइन रिसोर्स पढ़े तो उसके बाद वो क्विज भी सॉल्व करे, ताकि इससे हमें कंफर्म होगा उसने घर में पढ़ा है और क्लास में आके एक्टिविटी परफॉर्म करे। क्लास में जब वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो वंस अगेन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है हाँ बेटा तुम जो क्विज करना, तुम जो है ना इसके जैसे प्रैक्टिकल करके दिखाओ, तुम उसकी प्रेजेंटेशन बनाओ और फिर पीछे जाके बैठ गए। ऐसा नहीं है। आपने उसके अंदर भी क्लास के अंदर एंगेज होकर उसके एक्टिविटीज को उसका असेस करना है, उसकी परफॉर्मेंस देखना है। अब बारी बारी सब टेबल पे जाएंगी, हर टेबल पे जाके बच्चे से देखेंगी वो किस तरह से एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। मुमकिन है बच्चा वहां पे आपसे पूछे कि भाई सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई है, काइंडली इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, मुमकिन है सर ये चीज हम यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। तो इस तरीके से आप उसके उसके साथ इंटरेक्शन के जरिए से इन चीजों को आप उसको हर कवर करेंगे। और मेरे ख्याल में इसके अंदर जो ऑब्वियस चीज आप लोग को नजर आ रही है कि फ्लिप क्लासरूम के अंदर टीचर का वर्कलोड बढ़ जाता है। ठीक है जी, आसपास सवाल आपका। ये अभी सिर्फ फ्लिप की हमने बात की, डबल फ्लिप पे हम लोग अभी नहीं पहुंचे हैं। फिर उसके बाद हमने फ्लिप क्लासरूम के अंदर हमने बड़ी तफसील से उसकी हमने उन चीज़ों की बात की जो उसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं और जो अभी हमें फॉरन ऑब्वियसली नज़र आ रही हैं। फिर हमने बात की वो ऑब्वियसली नेगेटिव चीज़ें। ठीक है। फिर हमने बात की वो मुमकिन फ़वाइद जो इससे हमें हासिल हो सकते हैं। और हमने बात की वो नेगेटिव चीज़ें वो मुमकिन तौर पर हैपन हो सकती है, जो मुमकिन तौर पर जो है क्रिएट हो सकती है। हमने उन चीज़ों के ऊपर भी हमने बात की। उसके बाद हमने टॉपिक शुरू किया डबल फ्लिप क्लासरूम का। अब देखो डबल फ्लिप के अंदर ये हुआ कि बच्चे को आपने घर पे पढ़ने के लिए कहा, उसने पढ़ा और उसके बाद आपने उसको टॉपिक असाइन किया कि तुमने कल आके अपनी क्लास की ये टॉपिक तुमने उसको तुम्हें समझाना है। ठीक है। अब हुआ क्या कि बच्चा समझ भी रहा है और आके उसको समझा भी रहा है, इसलिए उसको कह रहे हैं डबल फ्लिप। ठीक है। आपने दोनों मेथड्स के अंदर देखा कि टेक्नोलॉजी पे रिलायंस बहुत ज्यादा है। बच्चे जो है आपस में पीयर लर्निंग के जरिए पढ़ रहे हैं। टीचर का रोल फैसिलिटेटर का बन गया, लेकिन बच्चे की एक्टिव लर्निंग इसके अंदर हो रही है।
अब यहाँ पे जैसे कि हमने कहा कि भाई इसके अंदर अब जब समझ में आया डबल फ्लिप यहाँ पे कहाँ से आया डबल फ्लिप। डबल फ्लिप के अंदर आप बच्चे ही ने आके उस चीज को समझाना है, उसी ने आके क्या पता समझाना उसके जिम्मे लगा दें, क्या पता उसी के जिम्मे लगा दें कि बेटा तुम एक्सपेरिमेंट डिजाइन करो। ठीक है, फ्लिप में क्या था, समझ के आ जाओ क्लास में एक्सपेरिमेंट करो। डबल फ्लिप में क्या हुआ, समझ के आ जाओ और उसका एक्सपेरिमेंट भी डिजाइन करो, फिर पूरी क्लास उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि दोनों इन मेथड्स के अंदर टीचर पे भी लोड ज्यादा पड़ रहा है और बच्चे पे भी लोड ज्यादा पड़ रहा है। फिर आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर कंसिडरेशन है, लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं सोलर सिस्टम की। ट्रेडिशनल क्लासरूम के अंदर आपने क्लास में बताया कि जी सूरज जो है हमारे निज़ाम शमसी के सेंटर पर है, तमाम प्लैनेट्स उसी के चक्कर लगाते हैं, सबसे करीब मरकरी, वेनस, फिर अर्थ, इस तरह से पूरा पढ़ा दिया। अब बच्चों को होमवर्क दे दिया, जी बेटा क्लास के बुक में जो एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर 4 क्वेश्चंस है ये आपने कल करके आना है, घर पर जाके कीजिएगा। ठीक है, बच्चा घर पे गया, बच्चे ने घर पे जाके अपने ट्यूटर से हेल्प लेके उसने होमवर्क कर लिया, और एक बच्चे के वालिदैन ट्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अगले दिन जब वो आया तो उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं था। फ्लिप क्लासरूम में क्या हुआ, बेटा घर जाओ, घर पहुंचा, आपके वो जो है लेट्स से गूगल क्लासरूम के ऊपर या डिस्कॉर्ड के ऊपर मैसेज आएगा, ये वीडियोस ये लिंक्स देख लो, इसके अंदर एक टॉपिक समझाया, बच्चे ने वीडियो देखी, पता चला सोलर सिस्टम के ऊपर था। आपने शायद में कुछ क्विज भी दे दिया, बच्चे को मॉनिटर कर लिया कि उसने क्विज देखा नहीं देखा, क्या क्या वीडियो की नहीं की। अगले दिन क्लास में आया, अब आपने उससे कहा हाँ जी ये जो एक्सरसाइज है ना उसको मेरे सामने सॉल्व करो, या चलो आओ ऐसा करते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस लेकर आए हैं, ये कलर्स लेकर आए, ऐसे करते मिलके जो है ना हम सोलर सिस्टम डिजाइन करते हैं। हाँ बेटा ये बताना ये जो मरकरी है ये कौन से कलर का होगा, ठीक है, माइनस कौन से कलर का होगा, बेटा ये बता ये वाला जो मैं ये बड़ा सा जो मैंने गोला बनाया है ये कौन सा प्लेनेट होगा, सबसे बड़ा गोला यही है। सर ये जुपिटर होगा, क्योंकि हमने रात को ये पढ़ा था या घर पे ये पढ़ा था कि जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। ठीक है, डबल फ्लिप में क्या हुआ, जहाँ बेटा घर पहुंच गए, ठीक है, आप सोलर सिस्टम की वीडियोस देख लो, समझ में आ गई, कोई सवाल है, कोई सवाल नहीं है, ओके। कल बेटा आप आओगे, आप क्लास में आके सैटर्न के ऊपर आप प्रेजेंट करोगे, वो सैटर्न की क्या यूनिक प्रॉपर्टीज है। जोबिया आप प्लूटो पे प्रेजेंट करोगी, ये प्लूटो हमारे पहले सोलर सिस्टम में शामिल था, प्लेनेट का उसको दर्जा था, अब उसको डॉफ प्लेनेट कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बात हो गई, क्या हुआ। अब जोबिया आपकी क्लास को बता रही है कि जी प्लूटो जो था वो एक प्लेनेट था, लेकिन फिर साइंटिस्ट ने प्लेनेट की डेफिनेशन के मुताबिक उस पर गौर किया तो पता चला कि जी ये प्लेनेट इसको नहीं कहना चाहिए, ये डॉफ प्लेनेट कहलाता है। प्लेनेट किसी प्लेनेट के किसी भी फल्कियाती जो एक क्या कह सकते हैं जो एंटिटी है उसको प्लेनेट कहलाने के लिए उसकी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, इन 3 प्रॉपर्टीज होंगी तो प्लेनेट कहलाएगा, वरना प्लेनेट नहीं कहलाएगा। अच्छा, लेकिन अब इसके अंदर ऑब्वियस सी बात, हमें चलन नजर आया, क्या पता कि जोबिया जो है वो अच्छा लेक्चर अच्छी प्रेजेंटेशन बना के नहीं लेकर आई, तो आप ये ना समझो कि टीचर का रोल खत्म हो गया है। अगर जोबिया के प्रेजेंटेशन के अंदर या किसी के प्रेजेंटेशन में कोई वीकनेस होगी तो टीचर ने ही उसको कवर करना है। ओके, तो टीचर का रोल खत्म नहीं हुआ है। अलबत्ता आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने 21st सेंचुरी स्किल्स में जितनी भी चीजें पढ़ी थी, क्या आप लोग समझते हो कि ये फ्लिप और डबल फ्लिप क्लासरूम उन तमाम स्किल्स को कवर कर रहा है। अगर मैं आप लोग से पूछूं कि आप लोगों ने फ्लिप क्लासरूम से पढ़ा होता और डबल फ्लिप से पढ़ा होता, तो क्या आप लोग समझते हैं कि आज आप लोग की पोजीशन, आप लोग के सॉफ्ट स्किल्स, लाइफ स्किल्स पहले से बेहतर होते, आप लोग की कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होते, आपको ऑलरेडी रिसर्च करना आती, क्रिटिकल थिंकिंग करना आती, आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले से लाजमन बेहतर होती। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं तुम लोग को ये बताना चाह रहा हूँ, देखो ये मत समझना कि तुमने किसी एक ही मेथड को पूरे सेमेस्टर में अडॉप्ट करना है या पूरी साल में अडॉप्ट करना है। तुम एक अच्छे कारीगर की तरह मौजू की मुनासबत से, मौके की मुनासबत से, अपने बच्चों को देखते हुए बेस्ट जो पॉसिबल मेथड होगा तुम उसको पिक करोगे। बाद बच्चे मुमकिन है क्लास के अंदर एक्टिव ना होते हैं, कोने में बैठे हुए शर्मीले से हैं, ठीक है, बाद बच्चे ऐसे होते हैं, आपने उसको एंगेज कर लिया, बेटा आप मेरे साथ प्रोजेक्ट पे काम करो, बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन मिली, वो बच्चा आपका एक्टिव हो गया, उसके बाद आपने दूसरों पर तवज्जो दी। ठीक, हर बच्चे, लेकिन हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन की जरूरत नहीं होती, उनके लिए आपने दूसरा मेथड लेके चले। ठीक, आपने कहा चलो बेटा ब्रेक में ना हम मिलकर जो है ना सोलर सिस्टम का मॉडल बनाते हैं, चलो तुम भी आ जाना, ठीक है आ जाओ। सन बच्चों को आपने बैठा लिया, उनके साथ आपने क्लास को एंगेज किया, समझ रहे हो बात को। तो इसी तरीके से देखो फ्लिप और डबल फ्लिप का मतलब ये नहीं कि पूरे साल तुम डबल फ्लिप या फ्लिप पढ़ाते रहोगे, तुम चीजों को स्विच करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोग आज आए, मैंने आप लोग से कहा बेटा ओके घर जाओ, घर गए, पहले दिन आपने जाकर फ्लिप मॉडल के मुताबिक सोलर सिस्टम के बारे में नॉलेज हासिल की। अगले दिन क्लास में आए तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि आप लोग के ब्लैंक फेसेस हैं, आप लोग ने उस चीज़ को शायद पढ़ा नहीं है या समझा नहीं है, कोई मसला नहीं है, मैंने अगले दिन लेक्चर दे दिया। ठीक है,
अब उसके बाद तीसरे दिन फिर मैंने कहा कि बेटा घर जाओ और दोबारा जाकर उस कंटेंट को देखना, मेरे लेक्चर सुन लिया, दोबारा कंटेंट देख के आना। ठीक है, तीसरे दिन क्लास हुई, अब मैंने एक्टिविटी कराई, तो क्या हुआ, ट्रेडिशनल मेथड यूज हुआ और साथ में फ्लिप मेथड यूज हो रहा है। अब एक्टिविटी करवा ली, फिर मैंने कहा अच्छा बेटा अब घर जाना, अब फला टॉपिक प्रिपेयर करके लाना, फिर डबल फ्लिप हो गया। और उसके अगले दिन मैंने दोबारा लेक्चर दे दिया, क्योंकि मुझे पता चला कि बच्चे जब प्रेजेंट कर रहे थे तो उनकी कुछ वीकनेसेस थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ, मैं समझा देता हूँ। तो कोई इसको ऐसा ना समझो कि तुम्हारे हम तुम्हारे हाथ में कोई चीज ऐसी पकड़ा रहे कि तुमने बस इसी मेथड को यूज करना है। या तुमने अगर फ्लिप क्लास के अंदर, फ्लिप क्लासरूम के अंदर तुमने क्लास में थोड़ा सा समझा दिया, तो उसने में कोई लेट्स से कि आप लोग के खिलाफ कोई केस बन जाएगा कि जी उन्होंने रूल्स को वायलेट किया है। ऐसा नहीं है, ठीक है। ये तमाम चीजें आपको अपनी स्वाबदीद पे, अपनी जजमेंट के लिहाज से आपने उसको यूज करना है। और अच्छे टीचर का कमाल यही होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को इग्नोर नहीं करता, अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर को देखते हुए, पूरी क्लास की अटेंशन को देखते हुए जो अप्रोप्रिएट मेथड होता है उसको वो यूज कर रहा होता है। तो अच्छा, अब आप लोग के जहन में फ्लिप या डबल फ्लिप के हवाले से कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए दोबारा। जी जासरा। नो, नॉट नेसेसरी, अभी तो मैंने यही बात की, नॉट नेसेसरी कि सेम डे प्रोवाइड करेंगे, नॉट नेसेसरी, यही तो मैं बता रहा हूँ कि आप अपने बच्चों के स्किल्स को देखते हुए फैसला करेंगी कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है जा हाँ, बिल्कुल सही है, हाँ। और उसके बाद आपने एक्टिविटी उनको असाइन कर दी, प्रेजेंटेशन असाइन कर दी कि तुम अब पढ़ के इसके आगे करना। ओके, तो कोई लाजिम थोड़ी, यही मैं बताना चाह रहा हूँ बेटा, कोई ये ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट लाइक मैथमेटिक्स के कोई कि प्रूफ है वो 2+2=4, ऐसा नहीं है। आप अपने जजमेंट को देखते हुए फैसला करो। क्या पता मेरे बच्चे वाकई इतने जहीन है, इतने समझदार है, मैं एक चीज़ पे इतना काम पहले करा चुका हूँ कि अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बेटा जब घर जाके पढ़ भी लेना और प्रेजेंटेशन भी बना लेना, लेकिन मुमकिन है शुरू में मैं ऐसा ना कर सकूँ। ठीक है, तो ये इसको इस तरह से ना समझो कि ये कोई मशीन नहीं है, ना आप मशीन है ना आपके बच्चे मशीन है, कि हमने पहले जो है वो उसमें पेट्रोल डलवाना है, उसका इंजन चेक करना है, ये करना है, ऐसा नहीं है। आप अपने लिहाज से जजमेंट को देखते हुए जज करोगे कि मैंने किस तरह से इसको ऑपरेट करना है। जी शाइस्ता। क्रिएटिविटी के अच्छा, इसमें दो गलतियां आपने की। एक तो कहा कि बच्चों को वीडियो प्रोवाइड करते हैं, देखो वीडियो तक अपने आप को महदूद ना करो, उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। वो वीडियो, वो मुमकिन आपकी अपनी वीडियो, ये भी देखो ना, मुमकिन आपकी अपनी वीडियो आपने मोबाइल पर उठा के बच्चों को टॉपिक समझा दिए, ठीक है, फाइन। कोई ये आप ये ना समझो कि हम जो है उसको जो है कि वीडियो वीडियो की बात ना समझो। ओके, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो, आप खुद भी अपनी भी वीडियो बना सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, कि सब चीजें इसमें शामिल हैं। ठीक है, और इसको ये भी कर सकते हैं घर पे बच्चों को आपने, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वीडियो दे दी, इतने में बतूल का मैसेज आया कि सर मुझे तो फिर भी समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बतूल, और कोई है जो कि जी समर को भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है, आप दोनों जो है चले बेटा जूम पे आ जाए। जूम पे फिर सुमेरा ने, बतूल ने बात शुरू की और हमने उनके सवाल का जवाब दे दिया, इस तरह से भी होता है। अच्छा, अब इसके अंदर फिर दूसरा जो आपका पॉइंट था कि डबल फ्लिप के अंदर हम बच्चे की क्रिएटिविटी इन्हांस करते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन बुनियादी तौर पर बात यह है कि बच्चे ही के जिम्मे हम लगा रहे हैं कि तुम क्लास को तुम मैनेज कर रहे हो, टॉपिक को तुम मैनेज कर रहे हो, ये टॉपिक, ये सब टॉपिक तुमने पढ़ाना है, सब टॉपिक जो है सोलर सिस्टम का सब टॉपिक तुमने पढ़ाना है। ठीक है, प्लांट की लाइफ, जो फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है, तो फॉर एग्जाम्पल तुमने बटरफ्लाई की टाइप्स के बारे में तुमने बात करनी है, या तुमने बटरफ्लाई की खुराक के बारे में बात करनी है, वो कर दिया, उसका इकोसिस्टम में क्या रोल है, बटरफ्लाई का हमारे जो इकोसिस्टम है उसके अंदर उसका क्या रोल है, वो क्या, ऐसे अल्लाह ने बेमकसद तो नहीं बनाई, वो क्या रोल प्ले कर रहा होता है। तो ये तुमने बताना है कि तुमने ये वाला टॉपिक तुमने आके इस बारे में बच्चों को पढ़ाना है, या तुमने क्लास में एक्टिविटी डिजाइन करनी है, क्लास में तुमने एक्टिविटी कंडक्ट करानी है। तो बच्चा जो होता है वो टीचर वाला ही रोल प्ले कर रहा होता है। ओके, अभी हमने बात की थी ना फ्लिप के अंदर ही, क्लास के अंदर हमने बच्चे को रोल प्ले करवा दिया। डबल फ्लिप के अंदर हम बच्चे को टीचर का भी रोल दे रहे हैं, बेटा तुम ही टीचर हो, तुम क्लास कंडक्ट करो, तुम ही क्लास को कंडक्ट करो। अब इस तरह से डबल फ्लिप का एक बड़ा ऑब्वियस एडवांटेज क्या आ रहा है, बच्चे के अंदर लीडरशिप पैदा हो रही है। याद है हमने कितना एग्जैक्टली एज ए टीचर भी कर रहा है, और वो बिल्कुल, अब देखो उसमें क्या हुआ कि वो उसके अंदर लीडरशिप डेवलप हुई। याद है हमारी 21st सेंचुरी स्किल के अंदर था, बच्चे के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हुई कि हमने स्कूल तो कल जाना है, कल हमने प्रेजेंट करना है, और ना सिर्फ प्रेजेंट करना है, इतना अच्छा प्रेजेंट करना है कि पूरी क्लास को समझ में आ जाए।
ठीक है, और बच्चे के अंदर कंपटीशन का जज्बा पैदा कि यार जो जो आसफा जो प्रेजेंटेशन देती है बहुत अच्छी देती है, लेकिन जो है ना जासरा की प्रेजेंटेशन समझ नहीं आती। नेक्स्ट टाइम जासरा ने और मेहनत की कि मैं एक अच्छा तरह से अपने टॉपिक को प्रेजेंट कर सकूं। या नीलम ने जो एक्टिविटी डिजाइन की थी ना, वो इतने मजे की नहीं थी, ठीक है, लेकिन राबिया ने बहुत अच्छी एक्टिविटी डिजाइन की थी, तो नेक्स्ट टाइम नीलम ने और कोशिश की कि मेरी भी एक्टिविटी अच्छी हो। तो बच्चे के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो रहा है कि यार मैंने कुछ करके दिखाना है। वरना अब देखो जो बच्चे हमारे गंदे संदे स्कूल में आ रहे होते हैं, वो बस मुंह भी नहीं धोया हुआ होता, वो होता क्या है, बस जाके हाजिरी लगानी है, क्लास में बच्चा बैठ कर सोता रहता है। ठीक है, यही सही है ना। बस वो आखिर में बोर्ड पे जो कुछ लिखा हुआ है वो लिख कर आ गया, डायरी में लिख के लेकर आ गया, घर पे आके काम कर रहा है, ऐसा ही होता है ना। लेकिन अगर ये बच्चे का अंदर जब और फिर क्या होता है, इम्तिहान से चंद दिन पहले तैयारी शुरू होती है। बच्चा थोड़ा जहीन होता है तो पास हो जाता है, नहीं भी जहीन होता तो फेल हो गया, तो आजकल वैसे स्कूल वाले फेल भी नहीं करते वो। जी, इसी वजह से जो होता है बच्चा इस तरह से पास होता है। लेकिन अब जब बच्चे को डबल फ्लिप में बता रहे हो तो उसको पता है भाई मैंने कल क्लास में एक्टिव होकर जाना है, मैं ऐसे नहीं जा सकता, मैंने सही से जाके प्रेजेंट करना है। ओनरशिप पैदा हो रही है, ये मेरा टॉपिक है, ये मेरी क्लास है, मैंने इसको वाकईतन अपनी चीज को अच्छी तरह से डिलीवर करना है। ठीक। और ये अगेन आप में से जो मदर्स हैं वो इस बात को शायद रियलाइज भी करें कि बच्चों के अंदर ये तमाम चीजों को पैदा करना कितना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। आजकल वैसे भी न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है, हर बच्चा अलग अलग रह रहा है, रिश्तेदार है नहीं, कोई हमारे मिलजुल की एक्टिविटी हो नहीं पाती। जब मिलजुल की एक्टिविटी नहीं हो पाती बच्चों की अपने, तो कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप हो। जब कम्युनिकेशन या कोलैबोरेशन नहीं हो रही तो लीडरशिप तो बहुत बात की बात है, लीडरशिप कहाँ से डेवलप होगी। अब पहले बड़े फैमिली सिस्टम था, सब मिलजुल के रहते थे तो आपस में लड़ झगड़ के सीख ही लेते थे, आपस में मिलके सरवाइव करना, और लीडरशिप उनके अंदर डेवलप हो जाती थी। ठीक है। और ओनरशिप वाली बात देख लो, आप लोगों को कितनी दफा अपने बच्चों को बोलना पड़ता है बेटा कमरा साफ करो, कमरा तुम्हारा साफ होना चाहिए, सही से होकर बैठो। लेकिन अब क्या, जब बच्चे के अंदर ओनरशिप ही डेवलप नहीं हो पाती, वो समझता है कि मैं इस घर में गोया के मेहमान हूँ। ठीक है, ये सारे काम किसी और ने करने। ठीक। तो ये उसके फवायद है। ओके, अब आपका सवाल था, मेरे ख्याल में सुमेरा आपका सवाल था। ओके, इस सवाल का जवाब कौन देगा, सुमेरा का सवाल। सुमेरा का सवाल है कि जब फ्लिप से काम हो रहा है तो डबल फ्लिप की क्या जरूरत है। और ये सवाल बहुत दिल तोड़ने वाला सवाल है, लेकिन खैर जी जुबिया। ठीक है, और कोई जवाब दे, और बताए शाइस्ता। डबल फ्लिप में हमें एडवांटेज तो ऑब्वियस हो रहा है ना। जब जब मैं रोजाना लेक्चर का रिकैप दे रहा होता हूँ तो मुझे क्या जरूरत पड़ी बच्चों को बुला के रिकैप करवाने की, मुझे ये पता कुछ एडवांटेज तो हो रहा है ना, इसीलिए तो हम बच्चों को मौका दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये बड़ा और कोई किसी का सवाल जी जासरा। अच्छा, जासरा जासरा। ओके, मैं उससे पहुंच रहा हूँ, मैं उससे पहुंच रहा हूँ। ठीक है। अच्छा भाई, अच्छा आगे बढ़ रहा हूँ। ओके। जी भाई, आर्टिकल पढ़ा था आप लोगों ने। ओके, तो आप लोगों को फ्लिप और डबल फ्लिप किसी हद तक समझ में तो आ गया। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा वो ईमानदारी से हैंड रेस कर ले। सदफ ने नहीं किया। हाँ, हैंड रेस का मतलब ये होता है, ये नहीं होता। ओके। मैमूना तो खैर एहतिकाफ में, मुझे भी एहतिकाफ में बिठा रही थी। ओके, मेरे प्रिंसिपल साहब को ये बताया था। ओके जी, निदा आपने आर्टिकल पढ़ा, समझ में आया, क्या समझ में आया, समरी क्या है। हम्म। ठीक है। अच्छा, अच्छा आप लोगों ने ये वाला आर्टिकल पढ़ा, डबल फ्लिप नंबर वन। ठीक है, क्या है और किस तरह से काम करता है। ठीक है, आपने इसको पढ़ लिया, और आपने अगर समझने में प्रॉब्लम थी तो आपके पास गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन था, और गूगल ट्रांसलेट से भी आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते थे। ठीक है। ओके, गुड, एक्सीलेंट, शाबाश। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है जोबिया के, जब नहीं समझ में आया सर ने एक टूल बता दिया तो अपने तौर पर इस टूल का इस्तेमाल किया। अब आप लोग ने इस आर्टिकल को पढ़ा तो अगर आप लोग ने वाज़ेह तौर पर इस बात को महसूस किया कि सर कुछ कह रहे हैं, आर्टिकल कुछ कह रहा है, और इस आर्टिकल की समरी मैं बयान करूं तो वो ये कह रहा है कि बच्चा क्लास में खाली जहन होकर है, टीचर ही क्लास में पढ़ाएगा, और ये डबल फ्लिप है, ऐसा ही है। ठीक है।
अच्छा, अब इसमें मुमकिन है ओके ठीक है, मैंने जासर आपकी बात सुन ली, लेकिन खुलासा वही है जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। और लेकिन इतना तो चलो जासर आप भी मानेंगी कि इस आर्टिकल की बातें कुछ अलग हैं और जो मेरी बातें वो कुछ अलग है। आज के इस दौर के अंदर जब हमारे लिए मीडिया लिटरेसी के अंदर इस बात की बड़ी जरूरत है कि आप हर बात को शक की नजर से देखें। क्या पता सर तला खुद गलत कह रहे हो, सर तरह के अपना कॉन्सेप्ट सही ना हो। और स्पेशली जब आप लोग इंशाल्लाह आगे चल के पीएचडी करेंगे तो आप लोग रियलाइज करेंगे कि जिस टॉपिक में पीएचडी कर रहे होते हैं उसके एक्सपर्ट सिर्फ आप होते हैं, सुपरवाइजर नहीं होता। सुपरवाइजर को नो हाउ होती है, लेकिन एक्सपर्ट असल में आप होते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे हम आपको हथौड़े से कील मारना सिखाएं, तो पीएचडी का मतलब ये होगा कि एक खास किस्म की कील, ठीक है, उसका खास मैन्युफैक्चरर, एक खास किस्म की हथौड़ी, उसका हैंडल भी खास किस्म का होगा, और खास चीज के ऊपर आपको उसको हथौड़ी मारना आती है। लकड़ी के ऊपर मारना आती होगी, लकड़ी भी खास किस्म की, आप उस पर्टिकुलर चीज के एक्सपर्ट हैं। कील भी खास किस्म की हो गई, हथौड़ी भी खास किस्म की, और जिस चीज पे मार रहे वो भी खास हो गई। तो आपको सुपरवाइजर को जनरल नो हाउ होगी, ठीक है, और उसने खुद भी शायद काम किया हुआ होगा, लेकिन जिस चीज पे आप काम कर रहे होंगे वो सिर्फ आपने किया होगा, आपके सुपरवाइजर ने नहीं किया होगा। तो आप अपने सुपरवाइजर की बात, अपने टीचर की बात को भी शक की नजर से देखें। क्या पता सर को पता तो था, लेकिन सर थके हुए थे तो अच्छी तरह से लेक्चर प्रेजेंट नहीं कर सके। ये सारी चीजें इसके अंदर पॉसिबल है। ओके, अब इसकी रोशनी में अच्छा, इसके अलावा ऑनलाइन भी जो कंटेंट मिलता है वो भी गलत हो सकता है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, तो ऑनलाइन जो कंटेंट है वो भी गलत हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब हम, अच्छा अब क्या था कि आपने सर तला का लेक्चर सुना, इसको देखा, ठीक है, लेकिन इसके अलावा मैंने कुछ दूसरे लिंक्स भी दिए थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको भी देखा होगा। तो इतना नजर आया होगा कि सर तलहा, वो वीडियो सब एक जगह खड़े हुए और वो बंदा एक जगह खड़ा हुआ है, ये बंदा ऑड है। ठीक है, तो इसकी क्या वजह है, इस बंदे ने अजीब सी बातें क्यों की हैं? इनकी तबीयत खराब थी, या जानबूझ के गलत कर रहे हैं, आप लोग को मिसगाइड करना चाह रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? ओके, अच्छा, ठीक है ठीक है, लेकिन वो फिर डबल फ्लिप का नाम क्यों रख रहे हैं? ओके, ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। पढ़ा, 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 और बल्कि यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ उर्दू में भी लिखा हुआ होगा। पढ़ा, 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 आखिर में पहुंचे, और आखिर में पहुंचे, और आखिर में पहुंचे, आर्टिकल खत्म। हाँ जी, खुसूसी नोट, क्या लिखा हुआ है? बतूल, 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 बतूल। अच्छा, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है स्पेशल नोट, खुसूसी बात। ये पोस्ट लिखी गई थी अप्रैल 1 2021 में। ये बात, ये जो चीज है, ये फैक्ट जो है, कुछ इजाफी बातों को आपको समझा देगा, कुछ आप लोग के सवालात का जवाब दे देगा। तो अब कोई बता सकता है कि आपके ख्याल में ये आर्टिकल में ऐसी बिल्कुल ही अजीब सी बातें क्यों की गई हैं? जोबिया, 1 अप्रैल को दुनिया भर में क्या मनाया जाता है? अप्रैल फूल था। अब समझ में आया? आपने देख तो लिया, आप लोग के बकौल देख लिया, लेकिन आप लोग ने बताया नहीं कि भाई ये आर्टिकल उन्होंने अप्रैल 1 को लिखा, तो ये उनकी तरफ से एक मजाक था, एक लतीफा था। और ये साहब बहुत अपने शोबे के माहिर हैं, इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं। ठीक है, तो उन्होंने जानबूझ के जानबूझ के उन्होंने ये आर्टिकल इस तरह से लिखा, जिसके अंदर, जिसमें देखो फ्लिप लर्निंग के ऊपर पूरी बुक लिखी हुई है बंदे ने, तो उन्होंने इस आर्टिकल के जरिए से इस बस एक अप्रैल फूल मनाया उन्होंने। ठीक है, तो मुमकिन है वो मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती थी, डिस इन्फॉर्मेशन भी, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ एक मजाक था। तो भाई यहाँ पे आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी हो गया मीडिया लिटरेसी का, कि किसी भी बात के ऊपर आंख बंद करके यकीन ना करें, उसके ऊपर तमाम पहलुओं पे तवज्जो दें, हर पहलू से उस पर गौर करें कि वो क्यों और किस तरह से उन्होंने बात लिखी है। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ पे? जी, सुबह। ओके, निदा आप भी कुछ कह रही थी? तो भाई इसीलिए आप लोग की बातें किसी ने 1 अप्रैल को ही लिख लिया हो, ठीक है, विच इज फाइन। बात ये कि आप लोग के अंदर मीडिया लिटरेसी हो, इसीलिए तो बोले कि चीजों को वेरीफाई करना सीखो। वो, जी गौर करें, कोई आज का दौर ऐसा नहीं है कि किसी भी बात के ऊपर सदफ,
कि आज के दौर में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके ऊपर आप आँख बंद करके यकीन कर लें। आपके लिए लाज़िम है, आपके लिए ज़रूरी है कि आप तमाम चीज़ों को वेरीफ़ाई करें। सदफ, मेरी बात समझ में आ रही है? ये आर्टिकल क्यों लिखा है उन्होंने इस तरह से? कि कौन बोल रहा है? किसने बीच में बोला? आप ही की बात करो सदफ, सदफ सगीर। अप्रैल फूल था। अच्छा, इसकी और भी मिसाल है। पाकिस्तान के अंदर आपने मलाला यूसुफजई का नाम सुना है? ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर जब आपको पता हो कि ये बहुत एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, ठीक है, और हमारे यहाँ लोग थे जो अभी भी उनके खिलाफ है। तो जब उनको गोली लगी थी तो पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्पिरेसी शुरू हो गई और लोगों ने उनके खिलाफ लिखना शुरू किया। तो एक हमारे राइटर है नदीम फारूक पराचा, उन्होंने उनके खिलाफ सटायर लिखा, ठीक है, तंज लिखा। सटायर का सही तर्जुमा तंज नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता सटायर का उर्दू तर्जुमा क्या हो सकता है। बाज लोग इसके लिए सटायर का वर्ड यूज करते हैं। खैर, तो सटायर की मिसाल यूं समझ लीजिए जैसे हमारे एक पॉलिटिशियन है राना सनाउल्लाह, नाम सुना है? उनको लास्ट दौर के अंदर उन पर एक ड्रग्स का केस बना था, ठीक है। तो एक साहब ने उस पर सटायर लिखा, राना सनाउल्लाह बहुत बड़े ड्रग डीलर हैं, ठीक है, वो कोकेन के अमेरिका तक के अंदर उनकी पहुंच है। वो अमेरिका के फला जजीरे के ऊपर बैठ के अपने कोकेन के कारखाने में कोकेन तैयार करते हैं। वो आबदोज के जरिए से पूरी दुनिया में सप्लाई करते हैं। और वो सप्लाई कर रहे थे, वो कराची शिपमेंट लेने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में गिरफ्तार हो गए, ठीक है। अब ये पढ़ के आप, ये सुन के या पढ़ के आप लोग को हंसी आ रही है या क्या हो रहा है, ये बताओ। आपको समझ में आ गया कि उसमें इतनी लंबी लंबी बातें की गई हैं कि इन बातों का सही होना बहुत महाल है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आप सब बहुत ज़हीन हैं, आप इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं कि बस, मतलब मैं तो आप लोग के लेवल पे पहुंच ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब आप लोगों को खुद पता है कि टीचर यहाँ पे हमारे साथ मजाक, सटायर कुछ ऐसा होता है। हाँ। तो अब इसको, अब नदीम फारूक पराचा साहब ने जो आर्टिकल लिखा तो उन्होंने कुछ ऐसे ही लिखा था उसके अंदर कि जी इंकिशाफ हो गया, मलाला यूसुफजई के खिलाफ सबूत मिल गए, वो यहूदी एजेंट है, उनका बाप जो है वो सीआईए का एजेंट था, उनकी माँ यहाँ थी, फला तारीख को जो है सीआईए के ने आके ये काम किया, उनको यू फीड के इनको डेटा दिया गया था, वगैरह वगैरह। पूरा का पूरा डिटेल में लिख दिया कि इस तारीख को ये हुआ वो हुआ। वो सटायर था, ठीक है। लोगों ने उसको सच समझ के उर्दू में ट्रांसलेट करके बाकायदा उसको शाया किया कि मलाला यूसुफजई के खिलाफ सबूत मिल गए, मलाला यूसुफजई एक्सपोज हो गई। जबकि था क्या वो? सटायर था। या ऐसे ही कि जैसे आप लोग घर जाके खुशी खुशी बताएं आज तो सर ने हमारी बड़ी तारीफ की है, तो अम्मी भी बोले बेटा तुम लोग समझे नहीं है सर। ठीक है। तो बहरहाल ये मीडिया लिटरेसी का एक अहम गुण था। बस इसके ऊपर ना लोगों को इख्तलाफ है। लोग कहते हैं कि सटायर का तर्जुमा तंज सही नहीं है, ठीक है। एनीवे विच इज़ फाइन। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस आर्टिकल के जरिए से आप लोगों ने मीडिया लिटरेसी का भी थोड़ा सा आप लोग को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो गया। मेरे पेपर के अंदर फ्लिप और डबल फ्लिप पे लाजमन सवाल आएगा। काश के आइडियली ऐसा होता हो कि हम तमाम टीचर्स के इंटीग्रेटेड एफर्ट्स होते। अगर आपने यहाँ पे फ्लिप और डबल फ्लिप पढ़ा है तो दूसरा टीचर आप लोग को इस पे एक्सरसाइज करवा रहा होता। लेकिन देखो अब आप लोग चूंकि अब मैट्रिक वाला जमाना नहीं है कि बस हमने पेपर पास कर लिया, हमें सर्टिफिकेट मिल गया, हम हो गए। अब आप लोग जॉब पे प्रोफेशन पे जा रहे हो, ठीक है, एक प्रोफेशन को ज्वाइन कर रहे हो, वहां पे आपके एक्चुअली आपके एफर्ट्स को देखा जाएगा, आप लोग को जज किया जाएगा। समझ रहे हो बात? तो वहां पे फिर आपके पास कोई ऐसे जुगाड़ नहीं है, कोई आपके पास शॉर्टकट नहीं है। तो बहुत मुखलसाना मशवरा है कि फ्लिप और डबल फ्लिप पे काम करना। कोई भी टीचर टॉपिक पढ़ाए अपने तौर पे सोचो कि यार अगर इस टॉपिक को, या टीचर से पूछ लो सर अगर हम फ्लिप मॉडल के जरिए से इस चीज को पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं। आप लोग पढ़ोगे ना, अभी मेथड ऑफ टीचिंग वगैरह के बहुत सारे कोर्सेज आएंगे, तो सर क्या तरीका होगा। या खुद तुम लोग अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग ऑप्शनल लेते हो, पाकिस्तानी स्टडीज लोगे, उर्दू इंग्लिश लोगे, साइंस लोगे, और जो चीज़ पढ़ रहे हो उसमें सोचो सर वसीम अहमद बहुत अच्छी बायोलॉजी पढ़ाते हैं। आप उनसे पूछें या खुद सोचें कि यार बायोलॉजी का ये टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल डीएनए का स्ट्रक्चर, तो इस डीएनए के स्ट्रक्चर को मैं फ्लिप क्लासरूम के अंदर कैसे पढ़ा सकती हूँ, मैं बच्चों से क्या एक्टिविटी कराऊंगी, डबल फ्लिप के अंदर मैं क्या करा सकती हूँ, मैं किस तरह से कराऊंगी। ठीक है। तो आप इस तरीके से इन तमाम चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें, इस तरह से इस नज़र के साथ इन चीज़ों पे यानी खुद इन चीज़ों की तरफ इन्फोर्स करने की तरफ जाइए। एक जो टॉपिक है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ये टॉपिक आ सकता है, ये है ब्लेंडेड लर्निंग। मतलब क्या ब्लेंडेड लर्निंग का? ऑनलाइन एजुकेशन और फेस टू फेस एजुकेशन को मिला देना। ठीक है। ओवरऑल कहाँ से आ गया? ऑनलाइन और फेस टू फेस एजुकेशन को मिला देना, ये क्या कहलाता है? ब्लेंडेड लर्निंग। क्या हमने ब्लेंडेड लर्निंग का कोई मेथड हमने पढ़ा है? ओके, ठीक है, क्लास के अंदर हम लोग किसी हद तक ब्लेंडेड कर रहे हैं, विच इज फाइन। क्या कोई मेथड पढ़ा?
ये भी ब्लेंडेड में आता है, अभी हम बात करें। इसके अलावा कोई टीचिंग मेथड मैंने पढ़ाया कोई इसका? फ्लिप मॉडल, फ्लिप और डबल फ्लिप जो है, फ्लिप और डबल फ्लिप जो है, दोनों के दोनों ब्लेंडेड लर्निंग के मॉडल हैं, दोनों के दोनों ब्लेंडेड लर्निंग के मॉडल हैं। ठीक है, देखो फ्लिप के अंदर क्या था, ऑनलाइन और ट्रेडिशनल दोनों को यूज कर रहे हैं। डबल फ्लिप में ऑनलाइन और ट्रेडिशनल, या फेस टू फेस, ट्रेडिशनल नहीं फेस टू फेस, ऑनलाइन और फेस टू फेस दोनों को यूज कर रहे हैं, फ्लिप में भी डबल फ्लिप में भी। तो ये क्या हुआ, ब्लेंडेड लर्निंग। अब देखो मेरे पास पढ़ाने का एक तरीका ये था कि मैं पहले पढ़ाता ब्लेंडेड लर्निंग, फिर पढ़ाता फ्लिप और डबल फ्लिप। मैंने ये किया, जो मुझे समझ में आया कि यार जो मुश्किल टॉपिक है उससे शुरू करो और उसके बाद बता दो कि भाई ये ब्लेंडेड लर्निंग का टाइप है। ओके, अब ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर क्या होता है कि ऑनलाइन और फेस टू फेस दोनों को भी यूज किया जाता है, नंबर वन। इसके अंदर बच्चे की जो हमारी टीचिंग की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, और इसके अंदर जो है मतलब ये चीज जो कहने की एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है, बच्चे अपने पेस में पढ़ सकता है, इसके अपने फवाइद हैं। अच्छा, अब ये मेरा सवाल है आप लोग से कि ब्लेंडेड लर्निंग के लिए आपके ख्याल में क्या चीजें रिक्वायर है? ओके, सबसे पहले सबसे अहम चीज है कि आपके पास टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है, टीचर का ट्रेन होना जरूरी है, ठीक है, और बच्चे के पास भी टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है, बच्चे को भी किसी हद तक ट्रेन करना जरूरी है। जैसे मैंने आप लोग को ऑनलाइन कोर्सेज के लिए मैंने यहाँ पे आप लोग की किसी हद तक क्लास कराई कि बच्चों को भी ट्रेन करना जरूरी है। इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। एक बच्चा आपसे आके कहता था हमारे यहाँ तो 12 घंटे लाइट ही नहीं होती, और बाकी कराची में अभी भी ऐसे इलाके 12-12 घंटे लाइट नहीं है। वहां पे बच्चा कहाँ से ऑनलाइन लर्निंग करेगा, ब्लेंडेड लर्निंग कैसे करेगा? ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो, या कहीं कहीं कि हमारे घर पे तो नेट के सिग्नल्स नहीं आते, वाकईतन कराची में ऐसे इशूज हैं, तो फ्लैट्स वगैरह के अंदर सिग्नल्स ही नहीं पहुंच रहे। तो वहां पे आप बच्चा किस तरह से ब्लेंडेड लर्निंग कर सकता है? इसके अलावा कोई और चीज आपके ख्याल में इंपॉर्टेंट है ब्लेंडेड लर्निंग के लिए? ठीक है, टाइम। और बताओ, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, कोई गलत जवाब नहीं है, बोलो। मैमूना, जुनैरा, और क्या चीज? देखो सब, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लोग ने नोट किया हो शायद कि आप लोग को बाज़ दफ़ा ऐसे टीचर्स मिले हों, और अल्लाह ना करे कभी मिले, जिनसे आपके सवाल पूछे वो कहे बेटा यूट्यूब पे पढ़ लेना, बेटा ये तमाम चीज़ें यूट्यूब पे होती है, वहीं पे जाके देख लेना। सर ये सवाल समझ नहीं आ रहा, बेटा चैट जीपीटी से पूछ लिया करो, वो समझ में आ जाएगा। ये वो चीज़ें हैं टीचर्स की, वो ख़राब आदतें हैं जो सबका बेड़ा गर्क करेंगी। मैंने क्लास में पहले भी बार दफ़ा कहा है कि हम लोग की एक आदमी सब चीज सब के लिए चीज़ें ख़राब करके चला जाता है। ठीक है, ये हमारे माशरे का अलमिया है कि लोग सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचते हैं, दूसरों के फ़ायदे का नहीं सोचते, और इसी की वजह से हमारा माशरा बर्बाद हो रहा है। जो टीचर्स इस किस्म की हरकतें करते हैं या कर रहे हैं कि आप लोग बेटा ऑनलाइन पढ़ लेना, बेटा यूट्यूब पे देख लेना, बेटा चैट जीपीटी से पूछ लेना, तो भाई मुझे तुम्हारे पास आने की ज़रूरत क्या है? मैं तुम्हें फीस किस बात की दे रहा हूँ? तुम टीचर किस बात की हो? मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट क्यों करूँ? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे हाथ में कुछ मार्क्स हैं। ठीक है, ये चीजें आप लोग खुद जब बने ऐसे टीचर, तो कभी भी ऐसी हरकतें ना करें कि बेटा ऑनलाइन है। ऑनलाइन का मतलब ये, बेटा ऑनलाइन है तो बेटा फिर तो लाइब्रेरी में जाके बैठ जाओ, हर चीज लाइब्रेरी की किताबों में मौजूद है, मैं वहीं से जाके पढ़ लूँ। ओके, ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है लेसन प्लानिंग। आप बच्चे के सर पे वीडियो नहीं थोप सकते, जाके वीडियो नहीं फेंक सकते, वीडियो पे देख लेना, लिंक दिया हुआ वहां पे जाकर पढ़ लेना। ठीक है, चैट जीपीटी से पूछ लेना, एआई से पूछ लेना, बेटा वो गूगल का जेमिनी आया हुआ उससे सवाल पूछो, सब चीजें समझा देगा। ऐसा तरीका नहीं कर सकते, इंतहाई दर्जे की ये गलत हरकत है। जो भी टीचर ऐसा कर दे, बिल्कुल भी ऐसा ना करें। ना ही इंप्रेशन भी गलत पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। बच्चा इसी वजह से डिस्करेज होता है कि भाई मुझे जरूरत क्या पड़ी, मुझे जरूरत क्या पड़ी आने की। आपके लिए जरूरी है कि भाई प्रॉपर एक लेसन प्लान हो, उस लेसन प्लान के तहत आप बच्चे को वीडियो असाइन करें, ऑनलाइन रिसोर्सेज असाइन करें। ठीक है, आपने जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि क्लास के अंदर एक्टिविटी हो रही है तो हम तमाम चीजों को इंगेज करके चल रहे हैं। अगर आपको कुछ वीडियोस देखने के लिए कहीं कुछ आर्टिकल्स दिए, तो फजूल में नहीं दिए थे, हमने अगले दिन क्लास में उसको डिस्कस किया, ओके, उसको क्रिटिक किया, वीडियोस के ऊपर जो पॉइंट्स हमने उस बारे में बात की है। ये प्रॉपर तरीका होता है किसी लेसन प्लान के तहत आप जो है ऑनलाइन रिसोर्सेज को अपनी क्लास के अंदर इस्तेमाल करें और कर सकते हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि बस जाके वहीं पे पढ़ लेना, मेरी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, टाइप्स ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग की बात कर लो कि एक मॉडल तो ये है कि जिसके अंदर बुनियादी तौर पे आप क्लासरूम के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन कभी का कुछ चीजें आप ऑनलाइन करवाते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं कि जी फेस टू फेस ड्राइवर मॉडल। असल तो फेस टू फेस है, लेकिन साथ साथ आप ऑनलाइन भी कर रहे हैं, तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है।
हमारी क्लास के अंदर ये तो चल रहा है, हम ऑनलाइन टूल्स भी यूज कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली हमारा फेस टू फेस मॉडल है। आपने देखा होगा कि नहीं, लाइक दिस प्रेजेंटेशन नहीं, जो आप लोगों को घर में असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, वीडियोस मिल रही हैं, ऑनलाइन जो चल रहा है, या वीडियोस जो अपलोड हो रही हैं, आप लोगों को यहाँ समझ नहीं आता, वीडियोस घर जाकर सुन लेते हैं। अभी हमारे आपने देखा भी होगा कि अगर डिस्कॉर्ड पे मुझे कोई सवाल पूछता है कि सही फला आप, तो मैं क्या जवाब क्या होता है कि पहले क्लास में आना शुरू करो। आपने देखा होगा। तो पॉइंट यही है, हम लोग फेस टू फेस, हमारा ब्लेंडेड मॉडल नहीं है, हम सॉरी हमारा ऑनलाइन लर्निंग का मॉडल नहीं है। हम मैक्सिमम टेक्नोलॉजी को यूज करके ब्लेंडेड मॉडल यूज करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं आओगे। आपने कॉलेज में आपने आना है, आपने कॉलेज में आकर चीजों को डिस्कस करना है। फिर इसी तरीके से हो गया ऑनलाइन ड्राइवर मॉडल। बच्चा बेसिकली ऑनलाइन पढ़ रहा है, लेकिन जब कुछ सवाल होता है तो आके टीचर के पास मिलने आ जाता है। जर्मनी की एग्जांपल दी थी, ऐसे ही मॉडल है कि लेक्चर सारे ऑनलाइन मौजूद हैं। आपको जब सवाल पूछना होता है तो टाइम बताया हुआ कि जी फला दिन पे फला फला वक्त पे प्रोफेसर साहब अपने रूम में होंगे, आप जाके उनसे सवाल पूछ सकते हैं। इसी तरीके से हमारा रोटेशन मॉडल, आपने कहा कि चले जी हफ्ते में 3 दिन ऑनलाइन क्लासेस, 2 दिन इन पर्सन क्लासेस। कोविड के जमाने में ऐसा हो रहा था, ठीक है। फिर इसी तरीके से एक हो गया फ्लिप क्लासरूम मॉडल, बड़ी डिटेल में बात की है। डबल फ्लैप मॉडल बात कर चुके हैं। सेल्फ ब्लेंड मॉडल, बच्चा जो है अपने तौर पे ऑनलाइन पढ़ रहा है, मसलन हमने आपको कंप्यूटर लिटरेसी पढ़ाई, आपने अपने तौर पे कहा कि अच्छा यार ये जो MS वर्ड तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है, या एक्सेल बड़ी चीज़ है, मैं इसका ऑनलाइन कोर्स कर लूँ। आपने अपने तौर पे उसको पढ़ना शुरू कर दिया, तो आपने खुद उसके अंदर ऑनलाइन लर्निंग को नीलम, आपने खुद इसके अंदर ऑनलाइन लर्निंग को ब्लेंड किया। फिर इसी तरीके से इनरिच वर्चुअल मॉडल, अब ये मॉडल भी बाहर इस्तेमाल हो रहा है। एजुकेशन है तो ऑनलाइन, लेकिन जब आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो ट्यूटर आपके पास ऑनलाइन आपसे बात कर रहा है, जूम के ऊपर, गूगल मीट पे फेस टू फेस बात होकर वो आपके इशू को समझा रहा है। आपने उसके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर दी, स्क्रीन शेयर करके जो है वो आपको इस तरीके से समझाने की, मतलब उसको इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो ये जो चीज है आपके ब्लेंडेड मतलब लर्निंग के अंदर, देखो तमाम मेथड्स के अंदर लेसन प्लान का होना बहुत जरूरी है। बगैर लेसन प्लान के ये चलने वाला काम नहीं है। देखो लेक्चर्स की वीडियोस तो मेरी भी रिकॉर्ड है, नोट्स भी मेरे वेबसाइट पे मौजूद है। मेरे लिए कितना आसान है कि मैं क्लास में बोल दूं बेटा वीडियो देख लेना, मेरी वेबसाइट पे देख लेना। फिर मैं क्लास में लेट पहुंचूं, अटेंडेंस लेने में 10-10 मिनट लगा दूं, टॉपिक ना समझाऊं, बेटा देख लेना। लेकिन ये तरीका नहीं करना, आपने इसको एज अ एड इस्तेमाल करना है, एज अ रिसोर्स इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप उसको इस तरह से नहीं कर सकते कि आप जो है बच्चों के सर पे थोपने के बस वांछी जाकर पढ़ लो। और अगर आपने ऐसे ही करना तो फिर बेहतर है कि आप घर बैठ जाए, फिर आप टीचर नहीं है, आप टीचर नहीं है, फिर कुछ और है आप। ओके, आप एक पैरासाइट हैं जो इस सिस्टम के साथ जुड़ गया है और सबको बर्बाद कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब उसकी हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। मेरे ख्याल में इस पर हम लोग बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं कि पर्सनलाइज है, फ्लेक्सिबल है, बच्चों को इसकी तरीके से, मतलब मेरे ख्याल में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑनलाइन लर्निंग की क्या खूबियां हैं, ओके, क्या खूबियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, क्या मुमकिन फवाइद हैं, ओके, और इसके क्या मुमकिन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ सकता है। अब एक टॉपिक है हमारा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर इसका सवाल आता है। नंबर 1, नंबर 2, ये वो चीज है जो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, आपके आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। आपने आगे चल के फैसला करना है, बतूल, आपने आगे चल के फैसले होकर बैठो, आपने आगे चल के फैसला करना है कि सर मैं कौन से स्कूल में ज्वाइन करूं, इस वाले में उस वाले में, मैं अपने बच्चों का कौन से स्कूल में एडमिशन कराऊं, मैं अपनी जॉब कंटिन्यू करूं या एजुकेशन की तरफ चले जाऊं, अपनी पढ़ाई को एडवांस एजुकेशन की तरफ जाऊं। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके जहन में आएंगे और ये स्वॉट एनालिसिस जो है इस मौके पे आपके काम आता है। क्या हमने स्वॉट एनालिसिस किया हुआ है? हमने स्वॉट का मतलब क्या, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। ये कंपनीज में भी इस्तेमाल होता है, डिसीजन मेकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, क्रिटिकल थिंकिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। जिंदगी में डिसीजन मेकिंग कहाँ कहाँ करनी पड़ती है, हर स्टेप पे। एज ए टीचर आपके लिए भी स्वॉट एनालिसिस बहुत ज्यादा, एक तो मैंने कहा आपके कैरियर के एतबार से, फिर मैंने कहा आपके एग्जाम के एतबार से, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर एज ए टीचर भी, क्लास के अंदर, यार ये वाली मेरी क्लास आई है, यार ये ना पता है स्कूल वालों ने सारे वीक बच्चे एक क्लास में डाल दिए, अब मैं इन बच्चों को कैसे डील करूँ, क्या मैं स्वॉट एनालिसिस कर दिया। यार मेरे ना पहले फला स्कूल में पढ़ा रहा था, अब मैं इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे ज्यादातर मजदूर पेशा लोगों तबके के लोग आते हैं, बच्चे जो होते हैं बस उनके वालिदैन उनको स्कूल जबरदस्ती, हम लोग घरों में जाके बच्चों को बुला के लेकर आते हैं, बेटा स्कूल आओ। यहाँ मेरे पढ़ाने का क्या तरीका हो सकता है, ठीक है। या यहाँ जो मेरे एजुकेशन जो पढ़ा रहे हो ना, यहाँ पे बच्चे बड़े बदतमीज है, बड़े वेल्दी फैमिली से आए हुए हैं और अपने आप को पता नहीं क्या समझते, टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी हम अगर जाके अपने उनसे बात करते हैं, हमारे वो जो है मैनेजमेंट से, उल्टा हमारे ऊपर इल्जाम लगा देते हैं।
ठीक है, तो हम किस तरीके से इस इशू को रिजॉल्व करें, यहाँ पे तमाम मौके पे आप लोग किस चीज को यूज कर सकते हैं, स्वॉट एनालिसिस। बुनियादी तौर पर स्वॉट एनालिसिस इसको इस 4 क्वाड्रेंट में तकसीम किया जाता है, ठीक है, 4 टुकड़ों में किया हुआ है, ठीक है। जो पॉजिटिव चीजें थी, पॉजिटिव चीजें कौन सी थी, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब जो अभी हाल में मौजूद है, खूबियां, ठीक है, वो आपने यहाँ लिख दी। दूसरी पॉजिटिव चीज क्या थी, मुमकिन फवाइद, मुमकिन फवाइद जो हमें मिल सकती है, अपॉर्चुनिटीज, उसको आपने यू लिख दिया। तो पूरा का पूरा कॉलम किसका बन गया, पॉजिटिव चीजों का बन गया, ऐसा ही है ना। उसके बाद आगे नेगेटिव चीजें, नेगेटिव चीजें कौन कौन सी हैं, वीकनेस, कौन सी जो अभी मौजूद तौर पर कमजोरियां मौजूद हैं, और उसके बाद खतरात, खतरात वो मुमकिन नुकसान जो हमें हो सकते हैं, वो आपने उस पर लिख दिया। तो ये वाला कॉलम आपका किसका बन गया, पॉजिटिव का, और दूसरा कॉलम किसका बन गया, मुमकिन नेगेटिव, तमाम तर नेगेटिव चीजों का। अब इसी तरीके से देखो, ये तो हो गया पॉजिटिव का, और ये वाला हो गया नेगेटिव का। अब इसको यूं पढ़ के देखो, ये वो चीजें हैं जो अभी मौजूद है, ठीक है, मौजूदा फवाइद, खूबियां और मौजूदा कमजोरियां, ठीक है, और ये वो चीजें हैं जो मुमकिना, मुमकिना फवाइद और मुमकिना खतरात, ठीक है। तो यूं पढ़ोगे तो यूं वर्टिकली पॉजिटिव चीजें एक साथ आ गई, और यूं पढ़ोगे तो नेगेटिव चीजें एक साथ आ गई। यूं पढ़ो तो सारी की सारी मौजूदा चीजें, और ये चीजें जिसका ताल्लुक फ्यूचर से है, मुमकिन तौर पे पॉसिबल है। अब आप लोग जब स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो आप लोग को बनाने का एक तरीका, आप इस वाले मॉडल को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, अक्सर लोग इसी मॉडल को यूज करते हैं। लेकिन इसके अलावा अपने तौर पे आप यू भी कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे स्ट्रेंथ की हेडिंग डाली, तो इसके नीचे प्लस पॉइंट, अपॉर्चुनिटी की हेडिंग डाली, अपॉर्चुनिटी के प्लस पॉइंट, ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर नीचे वीकनेस की हेडिंग डाली, वीकनेस के प्लस पॉइंट, समझ रहे हो बात को, ठीक है। जैसे पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख दिया स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, वीकनेस और थ्रेट, आप इस तरीके से लिख लो या जैसे आपको समझ में आता है। लेकिन अमूमन लोग इसको विजुअली इसी किस्म के क्वाड्रेंट के जरिए से इसको शो करने की कोशिश करते हैं कि बड़े से पेज के ऊपर यू निशान डाला दो, इधर आपने उसको लिखा स्ट्रेंथ, वीकनेस, नीचे अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, इसलिए उसको कहते हैं स्वॉट, SWOT, ठीक है, 1 2 3 4। नहीं, ओके गुड, अच्छा सवाल किया। जुबिया का सवाल है कि क्या ये इंफोग्राफिक आपने बनाया है, जी, सोर्स नजर आ रही है, कहां से, मैंने विकीपीडिया से लिया है, ठीक है, और अच्छा विकीपीडिया से लिया है, और विकीपीडिया जहां भाई असल बात विकीपीडिया से लिया, बिल्कुल बना सकते हो, अभी सबर करें आप, अभी सबर तो करें, अभी आप सबर करें, अभी आपका मैं तोहफा ईदी के साथ रुखसत करूंगा, परेशान ना हो। और अच्छा हुआ आज मैंने सोर्स भी डाल दी कि जुबिया ने सवाल पूछा, तो अच्छा हुआ, अगेन वही वाली बात कि आज के दौर में जो भी चीज आप डालें तो उसमें सोर्स का लाजमन उसमें इजाफा करें। अच्छा, उसके बाद अब हमने स्ट्रेंथ और वीकनेस पे बड़ी डिटेल में बात की थी, अगर याद हो तो हमने एक थ्रेट हमने डिस्कस किया था कि बच्चा जो है ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, थ्रेट है या वीकनेस है, और हमने दोनों एस्पेक्ट पे बात की थी कि अगर मैं इस वक्त मौजूदा तौर पर बच्चों को असेस नहीं कर पा रहा तो ये मेरी वीकनेस है। इसका सोल्यूशन क्या है, मैं ऐसा एलएमएस बनाऊं कि बच्चे की वीडियो वगैरह मॉनिटर हो रही हो, क्विज ऐसा बनाओ कि बच्चा क्विज देख सॉल्व कर रहा नहीं कर रहा, वीडियो के बीच में क्विज आ जाए, मैं इस तरीके से इन चीजों को असेस कर सकता हूँ। और अगर मैं बात करूं मुमकिन नुकसान, हाँ तो मुमकिन नुकसान है कि बच्चा मोबाइल का आदा हो गया, अब बस मोबाइल पे ही लगा हुआ है, क्लास खत्म हो गई 1 घंटे की, फिर भी मोबाइल पे लगा हुआ है। अब उसका क्या सोल्यूशन है कि मैं बच्चे को मैं काउंसलिंग करूं, वालिदैन की काउंसलिंग करूं, ठीक है, मैं उसकी डिवाइस पे ओवरऑल टाइमिंग लगाऊं कि भाई आपने मोबाइल या कंप्यूटर पूरे दिन में इतनी देर से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा। अब एक ही चीज थी, एनालाइज किया तो वो थ्रेट भी बन गया या वीकनेस भी बन गई, और जब एनालाइज किया तो हमने दोनों की डिफरेंट सॉल्यूशंस लेकर आए। यही वाला काम आपने भी करना है, ठीक है। तो वीकनेस की बात हो गई, अपॉर्चुनिटीज की बात हो गई, थ्रेट्स की बात हो गई। अब 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 आखिरी बात यह है, अब आखिरी बात यह है कि देखो आप लोगों ने स्वॉट एनालिसिस कर लिया, खुद ही किया था ना। देखो पढ़ाने का एक तरीका ये भी है जो मैंने अडॉप्ट करने की कोशिश की, मैं पहले आप लोग को बताता बेटा स्वॉट एनालिसिस होता है, फिर मैं आप लोग से वो काम कराता। और दूसरा तरीका था कि आप लोगों ने पहले उस काम को कर भी लिया, आप उस प्रोसेस से गुजर भी गए, अब आपके दिल में खौफ है उसका, अब जहन में है कि कोई बड़ी डिफरेंस चीज है। जब आप उस राह से गुजर गए, उस खतरनाक रास्ते से, उस तारीख रास्ते से गुजर गए, तो फिर हमने आपको बताया कि जी वो तारीख रास्ता तो गुजर चुका है, पुलिस रात पे से आप गुजर चुके हैं, ठीक है, आपको पता नहीं चला। तो ये भी बहरहाल टीचिंग का एक मेथड है कि आपने फ्लिप या डबल, ये भी टीचिंग का मेथड है,
ये भी एक टीचिंग का मेथड है कि आपने फ्लिप और डबल फ्लिप को आपने, जैसे हमने पहले कवर कर लिया, उसके बाद ब्लेंडेड लर्निंग की बात की, हमने पहले एक काम एक्टिविटी करा दी, फिर आपको बताया कि भाई ये स्वॉट एनालिसिस होता है। तो स्टूडेंट के बाद दफा जो उनके खौफ होते हैं, उनके अंदेशे होते हैं, उनको दूर करने का ये भी एक तरीका है। इसीलिए हम क्लास में बार बार ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं, ताकि जब आप कराची यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पेपर देखें तो पेपर देख के आपके हाथ पैर ना फूलें, क्योंकि हर सवाल वो होगा जिसको आपने क्लास के अंदर ऑलरेडी अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग से सॉल्व किया हुआ होगा, और इंशाल्लाह उसकी मदद से आप लोग को क्या कहते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रट्टे की ज़रूरत इंशाल्लाह ताला नहीं पड़ेगी। अब मैं आप लोग से बात कर लूँ थोड़ी सी आप लोग के असाइनमेंट के हवाले से, और ये बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रा सुन के जाएं। ओके, आप लोग के पास देखें, ये स्कोर बोर्ड नज़र आ रहा है, स्कोर बोर्ड सबने देखा हुआ है, ठीक है। और स्कोर बोर्ड के नीचे डिफरेंट टैब्स बने हुए हैं, ठीक है। एक क्विज रिजल्ट का टैब बना हुआ है, एक ईमेल मैप बना हुआ है, ठीक है, क्विज टाइम की डिटेल आई हुई है। अभी जो आप लोग का असाइनमेंट आ रहा है इन्फोग्राफिक का, स्वॉट एनालिसिस का, वो कौन से टैब में होगा? इन्फोग्राफिक्स असाइनमेंट पे, या इसमें स्वॉट का भी मैं इजाफा कर दूंगा। इसमें आप देख सकते हैं कि हर बच्चे के नाम के आगे एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम चलते हैं, जूबिया का है, जूबिया क्यों नहीं है, जूबिया फरहान, उनके नाम के फरहान, उनके नाम के आगे 21 लिखा हुआ है। अब एक डॉक्यूमेंट मैं आप लोग से शेयर करूंगा जिसके अंदर सारी लिस्ट दी हुई होगी इन्फोग्राफिक के असाइनमेंट की। ये वो डॉक्यूमेंट है, लिखा हुआ असाइनमेंट इन्फोग्राफिक के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। आपने इस डॉक्यूमेंट को खोला, इसमें आप पहुंचे, जुबिया कौन सा नंबर था? आप 21 पे पहुंचे, 15 16 19 21, इन्फोग्राफिक नंबर 21। ओके जी। तो जोबिया ने इन्फोग्राफिक डिजाइन करना है किसके ऊपर? पाब्लो पिकासो के ऊपर, उनके ऊपर वो करेंगी। उसकी कुछ इंस्ट्रक्शन दे दी है उनको हेल्प करने के लिए, लेकिन अपने तौर पे उन्होंने खुद इस क्रिएटिव काम को करना है कि वो किस तरीके से इस चीज़ को डिज़ाइन करती हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से जोबिया हो गई, हम शाइस्ता की बात करते हैं। शाइस्ता के पास कौन सा नंबर है? शाइस्ता 48, हम 48 पे जाके देख लेते हैं। 48 गए, आपने इसको यूं स्क्रॉल कर लिया, कहाँ पहुंचे? 29, 34, 36, 40, 42, 43, 46, 40, 48, 48। वाई शुड बी रीड बुक? तो शाइस्ता ने टॉपिक बनाना है कि बुक क्यों पढ़नी चाहिए, और आप अपने बच्चों के लिए इंफोग्राफिक बना रही हैं, तो आप इस बारे में लिखेंगे कि बुक क्यों बनानी है, ठीक है। इन्फोग्राफिक क्यों बना, मतलब सॉरी, बुक्स रीड करने का क्या फ़वायद है, और अपने इन्फोग्राफिक के जरिए से आपने इस कंटेंट को बनाना है, और फिर इसको कहाँ पोस्ट करेंगे? अपनी वेब ब्लॉग के ऊपर। अच्छा, इसी तरीके से आपका शॉर्ट एनालिसिस का असाइनमेंट आएगा, उसमें भी इसी तरह से नाम दिए हुए। आप लोग के, बात सुनो, मुझे बात कंप्लीट करने दो। आपके नाम के आगे नंबर होगा, आप लोग उस नंबर पे जाके शॉर्ट एनालिसिस में डॉक्यूमेंट होगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक आगे आपके सामने किसी नेचुरल स्किन केयर वर्सेस सिंथेटिक स्किन केयर, एक शॉर्ट एनालिसिस करना है, कौन सा स्किन केयर का तरीका ज्यादा बेहतर है, पिकनिक पे जाना बेहतर है, घर में बारबेक्यू करना बेहतर है, शॉर्ट एनालिसिस करना है। हाँ जी, पिकनिक पे जाने का क्या थ्रेट है? मौसम खराब, ट्रैफिक में फंस गए, ठीक है, टाइम वेस्ट होता है। अच्छा, ओके, अच्छा, बने बनाए गिफ्ट खरीदना, या बने बनाए गिफ्ट खरीदना, या जो है आपने स्टोर से बने बनाए गिफ्ट खरीदना, या अपने हाथ से गिफ्ट बनाना। तो आप, हाँ, आप ऐसे जवाब मत दें, आपने इसका शॉर्ट एनालिसिस बना के देना होगा। शॉर्ट एनालिसिस आप लोग जो बनाएंगे तो आप लोग उसी तरीके से बनाएंगे जैसे मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि आप लोगों ने उसको बनाना है। क्वाड्रेंट्स के अंदर आपने मुझे बना के दिखाना होगा, ठीक है। हाँ बोलें। जी बिल्कुल, अनाउंसमेंट में आ जाएगी। ओके, एक वीडियो रिकॉर्ड होते हुए प्रॉब्लम हो गई, वाली स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद समझ में आ गया आप लोग को, और आप लोग क्लास में आए, मैं आप लोग को समझाने का पाबंद हूँ। जो लोग छुट्टियां जिन्होंने की है वो जाने, उनका काम जाने, मैं उनको समझाने का पाबंद नहीं हूँ। तो वीडियो में कुछ इशू हुआ हो तो दैट्स फाइन फॉर मी। अब जुबे का सवाल क्या है कि सर ये आएगा आपके डिस्कॉर्ड के अंदर अनाउंसमेंट के ऊपर, प्रॉपर लिंक वगैरह सब दिया होगा, आप उस लिंक के जरिए डॉक्यूमेंट खोल के देख लेंगे, अपने नाम के आगे नंबर देख के आपने जाना है।
दोबारा नंबर देखिएगा, ये नहीं कि ज़ूबिया शाइस्ता बोले कि हम तो नंबर देख चुके हैं, हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, जैसे कि कहा इसमें इंस्ट्रक्शन लिखी है, बेटा ये जितनी भी इंस्ट्रक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन है, आपकी हेल्प के लिए है, इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं है। इसीलिए देखिए स्वॉट के अंदर मैंने कोई गाइडलाइन नहीं दी, ठीक है, स्वॉट एनालिसिस के अंदर कोई गाइडलाइन नहीं दी थी। आपने क्या ब्लॉग के अंदर आप ऐसे लिखेंगे जैसे व्हाई शुड यू रीड बुक्स, तो आपने ब्लॉग में ऐसे लिखा कि आपने हेडिंग डाली फॉर एग्जांपल व्हाई शुड यू रीड बुक और उसको इंफोग्राफिक डाल दिया। अब आपने डिस्क्रिप्शन लिख दिया फॉर एग्जांपल, मर्जी है, आपने ये लिख दिया कि हमारे टीचर ने हमें असाइनमेंट दिया था तो हम इसलिए देख कर बना रहे हैं, या आपने कहा कि जी आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, या हमें सर ने ये काम दिया, या आपने सोचा कि आपने खुद लिखा कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रही हूँ तो मैंने बनाया, आपकी मर्जी, लेकिन इंफोग्राफिक कहाँ पर होगा, ब्लॉग पर होगा। इसी तरीके से स्वॉट एनालिसिस है वो भी यही है। अब असल तो आपने क्वाड्रेंट बना के करना चाहिए, जो मैंने बताया था ना आपको 4 क्वाड्रेंट बताए थे, तो आप वो भी बनाइए और चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिख दीजिए बात को, क्योंकि क्वाड्रेंट के अंदर आपको लंबी चौड़ी कहानी लिखने का मौका, क्वाड्रेंट में इतनी जगह थोड़ी होगी इंफोग्राफिक पे, तो आप जो है अपने जो पैराग्राफ के फॉर्म में जो लिखना है वो आपने नीचे डाल दिया, स्ट्रेंथ की हेडिंग डाली, ब्लॉग में पता है ना हेडिंग कैसे डालते हैं, स्लैश डालते हैं, हेडिंग 1 आ जाता है, आपने हेडिंग डाल दी स्ट्रेंथ की, फिर स्ट्रेंथ पॉइंट्स में लिख दिए, समझा दिया, क्योंकि आपने अपने पॉइंट को समझाना भी है। जैसे देखो अभी वो वाला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था, वो जो था हमारा कि ये जो है बच्चे की डिस्ट्रैक्शन जो है वो थ्रेट है या वो वीकनेस है, ठीक है। तो जब बच्चे की वीकनेस जो ऊपर हमने जब बात की थी कि बच्चे की वीकनेस जो है थ्रेट है या वो है, तो उसके अंदर देखो हमने उसको एनालाइज किया था ना, तो उसको हमने एनालाइज किया, तो आपने इसको एनालाइज करके उसको लिखना होगा ताकि समझ में आ जाए। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ उसको थ्रेट में लिख दिया और फिर मैं उसको मार्क्स दे दूं। मुमकिन है मुझे आपकी बात से एतराज हो, जैसे अभी फातिमा ने कहा कि पिकनिक में जाने से टाइम वेस्ट होता है, राबिया ने कहा कि पिकनिक में जाने से टाइम वेस्ट होता है, तो राबिया फिर अपनी बात को समझाए भी तो, वरना मैं तो बोल दूंगा ऐसे खामा खा उन्होंने लिखा है मैं नंबर काट दूंगा। समझ में आई बात। और कराची यूनिवर्सिटी के अंदर भी ऐसी पेपर में सवाल आता है, तो आपको वहां भी समझना चाहिए, अपनी बात को एक्सप्लेन करें, आप उसको छोड़ नहीं सकते, सदा समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो आप इन्फोग्राफिक भी बनाएगा स्वाट का, उसको एक्सप्लेन भी कीजिएगा, ठीक है। ओके, मैं बात बस लेक्चर यहाँ पे खत्म करूँ, कुछ सवाल है मेरे पास? जी बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन आपको डालना भी चाहिए ना आपकी बस। अगर आप समझती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वाकई ऐसा है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, इसके चांसेस बहुत कम है, ऐसा नहीं होगा, ज़्यादा चांस इसी बात के कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब मैं लेक्चर रैप अप कर लूँ, थैंक यू, और मैं अटेंडेंस ले लूँ, आप लोग की अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है।